नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोशलॉजी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर कार्ल मार्क्स को। मार्क्स की जो थ्योरीज हैं सिर्फ सोशलॉजी में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही हैं। देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 में हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जो हम टाइम पीरियड बोलते हैं वो 1818 से लेकर 1883 तक रहा है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और रिवोल्यूशनरी थिंकर थे। उन्होंने मॉडर्न सोशलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को विकसित किया। कार्ल मार्क्स का जो मुख्य उद्देश्य था मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज में इनइक्वालिटी को समझना और एक्सप्लॉयटेशन को क्यों मौजूद है उस चीज़ को समझना था। उन्होंने ये तर्क भी दिया था कि समाज को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उनकी कुछ फेमस बुक्स थी जैसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। इन सभी जो बुक्स थी उन्होंने उसमें बताया था कि कैपिटलिज्म की जो नेचर है और उसके जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको समझाया था। मार्क्स को हम मैक्रो थिंकर भी बोलते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी मार्क्स को बोला जाता है और बोल सकते हैं जो फाउंडर के रूप में अगर मार्क्स को जानते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का फाउंडर भी मार्क्स को हम बोलते हैं। ये जो मार्क्स के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब आगे हम देखते हैं कि मार्क्स ने किस तरीके से सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट था, सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था। तो उस सीरीज़ में हम आगे अगर देखेंगे तो उनकी सबसे पहले जो थ्योरी आती है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, उसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म को। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म जो थी मार्क्स की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के जो अनुसार उन्होंने बताया था कि समाज का विकास मटेरियल कंडीशंस यानी इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पर होता है। मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि लोग अपने जीवन के लिए उत्पादन कैसे करते हैं। इट मीन्स अगर हम हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट मटेरियल इट मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। इट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स ने सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था बेस, दूसरा था सुपर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि जो ये बेस होता है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक बेस क्या होता है। इकोनॉमिक बेस यह सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और इट मीन्स हम बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक बेस होता है वो सोसाइटी का एक फाउंडेशन होता है। इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स लैंड्स, फैक्ट्रीज, मशीन एंड ऑल। दूसरा है लेबर फोर्स एंड तीसरा है टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो हमारा था, क्या था, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या है। सुपर स्ट्रक्चर में हम सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं जैसे स्टेट, लॉ, रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चर। तो मार्क्स के अनुसार जो इकोनॉमिक बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, अगर इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट है तो लॉ और पॉलिटिकल सिस्टम भी कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा हमने अपने डेली यूज में मतलब इट मीन सोसाइटी में आसपास ये चीज़ें देखी होंगी कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट है तो जो लॉ होता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी जो होते हैं वो जो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट होता है उन्हीं को ही प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा मार्क्स के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट है कि जो इकोनॉमिक बेस ही सुपर स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायलेक्ट्रियल मैटेरियलिज्म। डायलेक्ट्रियल मैटेरियलिज्म जो मार्क्स की थी सोशल चेंज की एक थ्योरी है। इस कॉन्सेप्ट का जो इंस्पिरेशन मिला था मार्क्स को वो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल से मिला था। जनरली हम हेगल जानते हैं। डायलेक्ट्रियल मैटेरियलिज्म में होता क्या है, इसमें डायलेक्ट्रियल मैटेरियलिज्म में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है थीसिस, दूसरी है एंटीथीसिस एंड नेक्स्ट है सिंथेसिस। थीसिस क्या है,
जैसे हमारा जो सिस्टम एग्जिस्टेड सिस्टम है, इट मीन्स अभी जो प्रेजेंट में जो हमारा सिस्टम जैसा चल रहा है उसको हम थीसिस बोलते हैं। जैसा कि हमारा नाम से समझ में आ रहा है एंटीथीसिस, इट मीन्स जो सिस्टम चल रहा है उसके अपोजिट में, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ थ्योरीज दी जाती हैं जिसको हम एंटीथीसिस बोलते हैं। और इन दोनों का जो मिक्स बन करके, इट मीन्स थीसिस में कुछ चीज़ों को चेंज करके एंटीथीसिस को यूज करके जो एक नया सिस्टम बनाते हैं, न्यू सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस इस एकदम टोटली एक हमारा न्यू सिस्टम होता है सोसाइटी का, जिससे हम जब बोलते हैं सोसाइटी, जब सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें भी हमारा ये काफ़ी यूजफुल है। एग्जाम्पल जैसे देते हैं, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। इन कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण कैपिटलिस्ट सिस्टम विकसित हुआ है। मतलब ये एग्जाम्पल मार्क्स ने दिया था कि फ्यूडल सोसाइटी में जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे, उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन के कारण एक कैपिटलिस्ट सिस्टम विकसित हुआ था। ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का अगर हम सिंपल सा मतलब देखते हैं तो होता है सोसाइटी का प्रोडक्शन सिस्टम। मार्क्स के अनुसार प्रोडक्शन सिस्टम दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे लेबर, मशीन एंड टेक्नोलॉजी, इट मीन्स फिजिकल एलिमेंट। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, जैसे सोशल रिलेशन, इट मीन्स वर्कर, कैपिटलिस्ट, ओनर एंड लेबरर्स। मार्क्स ने बताया जब फोर्सेस और रिलेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो सोसाइटी जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मार्क्स के अनुसार जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ था वो कई हिस्टोरिकल स्टेजेस से होकर गुजरता है। जैसे हमारा पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो हमारा जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का जो स्टेजेस होते हैं, सोशल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं वो 6 स्टेजेस होती हैं। ये हमारा मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी वो स्टेजेस होती हैं। हमें बिल्कुल एज इट इज़ इसको याद रखना है। अब हम इनको वन बाई वन करके समझते हैं। पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसमें क्या था, जब अर्ली ह्यूमन सोसाइटी थी तो उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी और जो रिसोर्सेज थे वो कलेक्टिव थे। दूसरा था हमारा स्लेव सोसाइटी। स्लेव सोसाइटी में क्या हुआ, एंशियंट सिविलाइजेशन में जो स्लेव्स लेबर फोर्स के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूडल सोसाइटी। मिडिल एजेस में क्या हुआ था कि जो फ्यूडल्स लॉर्ड्स होते थे वो लैंड के ऑनर थे और जो पीजेंट्स होते थे वो उस लैंड पर काम करते थे। इट मीन्स उनका कोई उस पर राइट नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो हमारी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इस सोसाइटी में क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम आया। कैपिटलिस्ट सिस्टम आया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। और इस सिस्टम में क्या हुआ था, कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज के ऑनर होते थे और जो वर्कर्स थे वो वेजेस लेबर पर काम करते थे। इट मीन्स डेली वेजेस पर भी काम करते थे वो लोग। नेक्स्ट हमारा था सोशलिस्ट सोसाइटी। इसमें क्या था, जो वर्कर्स थे उनका प्रोडक्शन सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करते थे। नेक्स्ट था कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये सोसाइटी हमारी एक क्लासलेस सोसाइटी थी। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं था किसी का, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन जो था वो टोटली ख़त्म हो गया था। तो हमारी ये जो स्टेजेस थी जिनको हमने एक ब्रीफ में कुछ समझा है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लास स्ट्रगल का। मार्क्स का एक फेमस स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। लेकिन मार्क के अनुसार हर सोसाइटी में क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो होती थी मोस्टली 2 क्लासेस होती थी, पहली बुर्जुआज, दूसरी प्रोलेटेरियन। बुर्जुआज में क्या था, जो कैपिटलिस्ट क्लास जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री के ऑनर होती थी, और जो प्रोलेटेरियन क्लास थी ये वर्कर क्लास थी जो लेबर बेचकर इनकम कमाती थी। कैपिटलिस्ट वर्कर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसमें जो बुर्जुआज क्लासेस थी वो जो लेबर वर्किंग क्लास थी उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जिससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था। एंड एट लास्ट में
आगे इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट था सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या थी? सरप्लस वैल्यू जो मार्क्स का था इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। इसमें उन्होंने बोला था कि जो वर्कर प्रोडक्शन करता है लेकिन उसे उसकी लेबर की फुल वैल्यू नहीं मिलती। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है, जैसे क्या है एग्जांपल, वर्कर गुड अगर जो प्रोड्यूस करता है टोटल मान लेते हैं उसकी वैल्यू 1000 है, बट वर्कर को जो वेजेस मिलता था वो 400 मिलता था। इट मीन्स जो प्रॉफिट हुआ वो 600। इट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था 600, इसी को हम बोलते थे सरप्लस वैल्यू। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसके लिए रहता था? कैपिटलिस्ट के पास जाता था। वर्कर्स को इसमें कुछ भी नहीं मिलता था। इट मीन्स वो वेजेस पे काम करता था तो उसको उतना ही वेजेस मिल जाता था। नेक्स्ट है हमारी जो थ्योरी एलिनेशन। एलिनेशन में क्या था? कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स एलिनेशन का अनुभव करते थे। इट मीन्स एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। एलिनेशन का एलिनेशन का जो मतलब होता था वर्कर्स का अपने काम और सोसाइटी से अलग हो जाना। मार्क्स ने जो एलिनेशन के 4 फॉर्म बताए थे, कौन कौन से थे वो? चाहे एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम वर्क प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स एंड एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। इसको हम हिंदी में अगर देखते हैं तो एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट मतलब जो वर्कर्स होते थे वो अपने प्रोडक्ट से अलाइंड हो जाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट पर उसका कोई भी राइट नहीं होता था। वर्कर्स जो होते थे वो प्रोसेस से भी अलाइंड हो जाते थे, क्योंकि जो काम होता था वो बहुत रिपीटेटिव होता था, बार बार वही काम करना होता था उनको। और दूसरा ये वर्कर्स जो अपने वर्कर्स से भी अलाइंड हो जाते थे, क्योंकि उनमें कंपटीशन की जो भावना थी वो पैदा हो जाती थी। वर्कर्स अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमन पोटेंशियल से भी अलाइंड हो जाते थे, क्योंकि वो काम को बार बार रिपीट करते थे, वही काम उनको बार बार करना होता था। तो जो उनकी क्रिएटिविटी होती थी उस पर वो खास फोकस नहीं करते थे, ना ही उसको ज़्यादा इंजॉय करते थे, तो वो सारी चीज़ों को भूल जाते थे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉल्स कॉन्शियसनेस का। फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होता है? मार्क्स के अनुसार जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने एक आइडियोलॉजी क्रिएट करती थी। वर्कर्स ये समझ नहीं पाते थे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वर्कर कैसा बिलीव करते थे कि जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है वो नेचुरल और फेयर है। इसी कंडीशंस को हम बोलते थे फॉल्स कॉन्शियसनेस। इट मीन्स कि जब चीज़ें खुद समझना है, एक सोसाइटी ने एक आइडियोलॉजी क्रिएट करके रखी है और वर्कर्स उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते थे, उस आइडियोलॉजी को वो नेचुरल और फेयर मानते थे, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा होता था। ठीक है, जैसा कि इसके वर्ड से भी तो काफ़ी हद तक क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लास कॉन्शियसनेस का। क्लास कॉन्शियसनेस में क्या होता था? जब वर्कर्स ये समझ जाते थे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तब उनमें क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होता था। इट मीन्स पहले जो फॉल्स कॉन्शियसनेस होती थी उसमें क्या होता था, वो लोग उसको उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। जब वर्कर्स को ये चीज़ समझ में आई कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, तब उनमें क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ और उन्होंने क्या किया, इस स्टेज में आकर उन्होंने वर्कर्स ने जो यूनाइटेड होकर कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, जिससे स्ट्रगल क्रिएट हुआ और वो उन्होंने फिर सोसाइटी चेंज होती है आगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लास कॉन्शियसनेस का। पहले उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और बाद में उस चीज़ को लेकर वो रिवॉल्ट कर देते हैं, दैट इज़ द क्लास कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या था? मार्क्स के अनुसार जो कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती रहती है, इवेंचुअली क्या करते हैं, वर्कर्स रिवॉल्ट कर देते हैं। जैसे हमने इसको थोड़ा सा देखा है किस तरीके से पहले क्या होता था, कैपिटलिज्म होता था। कैपिटलिज्म में क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन आता है, वर्कर्स रिवॉल्यूशन करते हैं, जिससे हमारा सोशलिज्म आता है। सोशलिज्म इट मीन सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी होती है और एट लास्ट वो सोसाइटी हमारी कैसी हो जाती है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था वो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था कि रेवोल्यूशन कैसे होता था, कैसे कैसे स्टेजेस, किस किस स्टेज से आकर रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो है हमारा मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्क्स का वो क्या है, मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट। चलिए देखते हैं कि मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है।
मार्क्स के अनुसार स्टेट जो होते हैं वो न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि जो स्टेट होता है वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए मार्क्स ने स्टेट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन भी कहा है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, 2 लाइन का, बस हम इसको वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हैं, कोई ख़ास इसमें थ्योरी नहीं है, सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आया था वो नेक्स्ट था मार्क्स ऑन रिलीजन। देखते हैं मार्क्स ऑन रिलीजन में क्या है। मार्क्स ने बताया था कि जो रिलीजन होता है वो एक टाइप का आइडियोलॉजिकल टूल होता है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। इट मीन्स जो एक धर्म होता है वो एक लोगों के लिए एक तरीके से अफीम की तरीके से काम करता है। मतलब जो रिलीजन होता है लोगों का एक्सपेक्टेशन को होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए इनक्रेज करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, मतलब एक रिलीजन में क्या बताया जाता है कि किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मत करो, लोग उस आइडियोलॉजी को मानते हैं और उसको सहन करते जाते हैं, बट लोगों में ये हिम्मत नहीं होती कि वो धर्म के खिलाफ जाके रिवोल्ट करें। सो इन्होंने जो बताया था कि रिलीजन को एक तरीके से आइडियोलॉजिकल टूल माना गया है जो लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए काफ़ी हद तक इन यूज किया जाता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है मार्क्स की वो है मार्क्स थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स की ये लास्ट थ्योरी है हमारे इस कॉन्सेप्ट की। इन्होंने क्या बताया था, कैपिटलिज्म की 3 मेन फीचर होते हैं, कैपिटलिज्म के जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, वेज लेबर्स, मार्केट कॉम्पिटिशन। मार्क्स के अनुसार जो कैपिटलिज्म होता है वो अनस्टेबल सिस्टम होता है। जो हमारे ये की पॉइंट्स है मार्क्स की थ्योरी के, वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो मार्क्स की थ्योरी है मोस्टली कैपिटलिज्म पे ही, अगर हमें कहीं पे कैपिटलिज्म जैसा कुछ वर्ड मिलता है तो हमें सिंपल सा समझ में आना चाहिए कि वो मार्क्स की ही थ्योरी है। मार्क्स की थ्योरी को बहुत से थिंकर्स ने क्रिटिसाइज भी किया था। उनमें से नाम आता है मैक्स वेबर, इमानुएल डर्कहाइम। इन्होंने मार्क्स के जो इकोनॉमिक फैक्टर को मतलब था उसको काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि जो मार्क्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया है, मिडिल क्लास को उन्होंने टोटली इग्नोर किया है। इमानुएल डर्कहाइम और मैक्स वेबर ने ये भी कहा था कि जो रिवोल्यूशन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, हर सोसाइटी में रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो कुछ क्रिटिसिज्म भी उनको हम देखते हैं कभी कभी पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। आज के वीडियो में हमने देखा कार्ल मार्क्स की थ्योरीज को और उनके कुछ कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में देखा है। अगली वीडियो में सोशियोलॉजी की एक और इम्पॉर्टेंट थिंकर। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।